नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स फोरम में। और मैं लेकर आ गया हूं आपका टेस्ट पेपर 12 का सलूशन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं सबने बढ़िया स्कोर किया होगा। तो 81 से 120 तक क्वेश्चन है और मोबाइल एप्लीकेशन हमारा ऑनलाइन टॉपर्स के नाम से है। तो इस पर कुछ चर्चा कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। हालांकि आप लोगों ने कई लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा और उसमें बहुत चीज़ें हैं। जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया है वो ज़रूर डाउनलोड कर लें। सेशन के एंड में इस पर चर्चा कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें एक अल्फाबेटिकल सीरीज के फॉर्म का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले आपके सामने है गवर्नमेंट, एक वर्ड दे रखा है। उसके बाद कुछ ऐसा आ गया है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो स्टार्टिंग के 2 लेटर्स और एंड के 2 लेटर्स रिमूव कर दिए गए। यानी कि अगर यहां से यहां आए हैं तो -2 हो गया है। -2 का मतलब क्या, फर्स्ट एंड लास्ट के 2 अल्फाबेट रिमूव हो गए हैं। उसके बाद आगे गौर करेंगे तो VERNME है, लेकिन स्टार्टिंग और एंड में एक लेटर ऐड हो गया। यानी यहां से यहां +1 हो गया है कि स्टार्टिंग और एंड में एक एक लेटर ऐड हो गया है। कहां से, V से पहले देखिए O दिख रहा है और E के बाद N दिख रहा है। यहां से यहां देखिए -2 फिर हुआ जा रहा है। कैसे कि E से पहले 2 लेटर और M के बाद 2 लेटर। तो जब -2 +1 -2 हो रहा है तो आगे क्या होगा, +1 हो जाएगा। और +1 का मतलब क्या, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ERNM तो होगा, लेकिन इसके पहले और इसके बाद में एक अल्फाबेट आ जाएगा। कौन सा आएगा, तो E से पहले क्या दिख रहा है, V दिख रहा है, और M के बाद क्या दिख रहा है, E दिख रहा है। यानी कि हमारा ये आंसर है। और ये ऑप्शन कहां मिल रहा है, तो स्टार्टिंग VERNME, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक, तो जितनी जल्दी आपने एनालाइज कर लिया उतनी जल्दी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण रखा जाए। ठीक है, आपका मिरर इमेज है। तो अगर मिरर इमेज है तो आपको समझना यह है कि ये मैच्योरिटी शब्द पूरा पूरा ऐसे पलटेगा। तो क्या वाई उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, वाई आपका ऐसे ही रहेगा। उसके बाद टी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर आपका ऐसा है तो क्या ये आर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जल प्रतिबिंब नहीं है, डी कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक, अगला गलत हटा दो, सही अपने आप मिल जाएगा। तो अब ये है कि कौन सा है जो एक सार्थक शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो मीनिंगफुल वर्ड का मतलब क्या है कि अब इसमें थोड़ा सा इंग्लिश आपकी अगर पकड़ में ठीक है, ठीक ठाक आपकी वोकैब ठीक है तो आप समझ लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो मीनिंगफुल वर्ड है वो बन रहा है GIANT, ये है जाइंट। ठीक है, जाइंट का मतलब क्या, थोड़ा सा विशाल या विस्तृत रूप कहा जाता है। तो सही आंसर अगर हम देखा जाए तो जी का मतलब क्या, सबसे पहले 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। आई का मतलब 3, 1 का मतलब A, 5 का मतलब N और 2 का मतलब T। ठीक है, जाइंट। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ सीरीज का है अगला। ए के बाद बीच बी और सी छोड़ के डी, डी के बाद ई और एफ छोड़ के जी, जी के बाद एच और आई छोड़ के जे, जे के बाद के और एल छोड़ के क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। उसके बाद 27 से 36, ठीक है, 36 से 45, 45 से 54, तो कितने कदम बढ़ रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो 9 कदम बढ़ रहे हैं। यहाँ 9 हुआ है, 27 9 कितना 36 होता है, 36 और 9 कितना 45, 45 और 9 कितना 54। और जाहिर बात है कि जब आगे हम फिर 9 कदम आगे बढ़ेंगे तो 54 और 9 कितना होता है 64 63 हो जाएगा, M63। ठीक है, 63 कहाँ है, M63, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग आ गई है। क्या कहा जा रहा है, क्या दुपहिया वाहन पर 3 से अधिक लोगों को एक साथ यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक मतलब जनरल व्यवहारिक क्वेश्चन है कि एक बाइक में 3 क्या कहो 5-5 लोग बैठ जाएं, है कि नहीं, होते हैं। तो 3 से अधिक लोगों को यात्रा करने की अनुमति देनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट ही अलाउ करे कि हाँ भैया बैठ जाओ, कोई चालान वाला नहीं कटेगा। तर्क कहा जा रहे हैं, क्या तर्क है, हाँ यह शांति और सद्भाव को प्रोत्साहित करता है। यस, इट इनकरेजेस द पीस एंड हार्मोनी, यानी कि गवर्नमेंट कह रही हाँ ठीक है भैया, आपकी अगर 3 की फैमिली है, 4 की फैमिली, 5 की फैमिली है, या दोस्त संग बाहर घूमने जा रहे हैं तो 3 से ज्यादा घूमो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है, शांति भी दिखाई दे रही है, कोई चिकझिक झिकझिक नहीं। ठीक है, पुलिस वाले कहेंगे कहीं ठीक हाँ भैया घूमो कोई दिक्कत नहीं है। हार्मोनी है, यानी कि आपको सद्भाव दिखाई दे रहा है, शांति दिखाई दे, तो क्या ऐसा अच्छी बात रहेगी।
तो यहाँ पे सेफ्टी की बात आ रही है, तो ये इस तरह की पीस और हार्मोनी हमें यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें सड़क पे सुरक्षा की बात आ रही है। ठीक है, तो पहला तर्क आपका किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं कहा जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है नहीं, यह असुरक्षित है और कानून के खिलाफ है। जाहिर सी बात है कि अगर एग्जिस्टिंग कानून की बात की जाए तो ये बिल्कुल है। अब कानून ये भी है कि जो भी व्यक्ति बैठे वो भी हेलमेट लगा के पहने। ठीक है, तो दूसरा तर्क आपका लीगल या लॉजिकल या रेलेवेंट फॉर्म में बिल्कुल सही माना जाएगा। तो यानी कि दूसरा तर्क स्ट्रांग है, तो बी स्टेटमेंट में आंसर है, और बी स्टेटमेंट कहां है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट कौन है जो इनकम्प्लीट फिगर को फिगर कंप्लीट कर देगा? तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, और जब ऐसा आएगा तो ध्यान दीजिएगा सर्किल भी आएगा, और सर्किल आएगा तो क्या ऐसा सर्किल होगा? नहीं, पहला भी कैंसिल, सी भी कैंसिल, आंसर कहाँ है? डी में है। ठीक है, ये आपकी ये आकृति आएगी, फिर ये आकृति आएगी, और इस तरह से ये वाली आकृति बिल्कुल यहाँ तक क्या होगी? पूरी कलर फॉर्म में रहेगी। ठीक है, डी में आंसर है। अगला, यदि मिस एप्रोप्रिएशन शब्द में सभी स्वरों को हटा दिया जाए, ठीक है, वॉवल्स रिमूव कर दिए जा रहे हैं, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा होगा? ध्यान दीजिएगा, राइट भी आ रहा है, लेफ्ट भी आ रहा है, और दाईं ओर से चौथे के बाईं ओर तीसरा, यानी 4 और 3 कितना होता है? 7, और दाईं ओर से 7वां अक्षर आपका आंसर होगा। तो पहले ये है कि सारे जो हमारे स्वर हैं उनको हटा दें। तो अगर हम सारे स्वरों को हटा देते हैं तो यानी कि हमारे सबसे पहले एम आ जाएगा, आई हट गया तो एस आ जाएगा, ए हट गया, ठीक है, आई हट गया, ए हट गया, उसके बाद डबल पी आर ओ हट जाएगा, फिर पी आर आई हट जाएगा, ए हट जाएगा, फिर आई, फिर ओ। ठीक है, ये सब रिमूव हो गए, तो हम जो रिमूव कर रहे हैं उनको हटा दे रहे हैं। तो एम के बाद एस, एस के बाद फिर डबल पी आ जाएगा, डबल पी के बाद आर आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर आई ए हट गए, बचा कौन? टी, आई ओ हट गए, बचा कौन? एन। ये अक्षर बचे हमारे। ठीक है, सारे स्वर हटा दिए। अब इनको हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अरेंज कर देना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अरेंज करेंगे तो अब एक चीज है कि हमें दाईं ओर से 7वां चाहिए। तो दाईं ओर से 7वां मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर दाईं ओर से हमें 7वां चाहिए तो यानी बाईं ओर से तीसरा चाहिए। आंसर हमें सही देना है और जल्दी देना है। तो सीधी बात है, दाईं ओर से 7वें का मतलब क्या है कि हम बाईं ओर से तीसरा निकाल लें, छोटा रास्ता हो जाएगा। तो छोटा रास्ता अगर हमें निकालना है तो वर्णानुक्रम यानी छोटे से बड़ा अरेंज करना है। तो सबसे छोटा कौन रहेगा? सबसे छोटा एम ही रहेगा। ठीक है, एम के बाद कौन आ जाएगा? एल एम एन। ठीक है, एन के बाद क्या ओ दिख रहा है? नहीं है, कौन है? पी है। आंसर पी में है। पी का मतलब क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक, तो सही आंसर निकालना है, जितनी जल्दी निकाल लो। फिर क्या कहा जा रहा है? एक्स और वाई उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। अच्छी बात है, एक पंक्ति का क्वेश्चन आ रहा है। बाईं ओर से शुरू करते हुए एक्स दाईं ओर छठे स्थान पर चला जाता है। ओके, यानी बाईं ओर से, बायां कहां? इधर है, दाएं इधर है। तो एक्स एंड वाई फेसिंग नॉर्थ स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम फेसिंग नॉर्थ स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्स मूव्स 6 प्लेस टू द राइट। ओके, यानी कहा यह जा रहा है कि जो एक्स है वो बाईं ओर से शुरू करते हुए 6 स्थान पे पहुंच जाते हैं। यानी कि यहां पे एक्स आ गया और बाईं ओर से शुरू हुआ, यानी कि 6 स्थान पे आया है। 6 प्लेस टू द राइट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्स मूव्स 6 प्लेस इन द राइट। ठीक है, तो दाईं ओर चला गया है। तो अगर दाईं ओर चला गया यानी इससे पहले कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे, तभी 1 2 3 4 5 करते हुए छठे स्थान पे आ गया। फिर क्या कह रहा है? एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट वाई मूव्स 6 प्लेस इन द लेफ्ट। ओके, अब वाई जो है एक्सट्रीम राइट से शुरू करता है और लेफ्ट की तरफ आता है, बाईं तरफ 6 स्थान। ठीक है, जैसे एक्स गया था 6 स्थान, वैसे वाई आ रहा है दाईं ओर से, बाईं ओर 6 स्थान। नाउ एक्स इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई। ओके, अब एक चीज ये कही गई है कि आ रहा है तो यानी y x के इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में बता दिया गया है कि अब x y के ठीक बाईं ओर है। तो अगर x y के ठीक बाईं ओर है तो यानी कि y यहां आएगा, तभी ये x y के ठीक बाईं ओर दिखने लगा, यानी बीच में कोई गैपिंग नहीं आएगी। ठीक बाईं ओर आ गया और y भी कितने स्थान आया है? 6 स्थान। तो इनके पीछे कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे। पूछा क्या जा रहा है? हाउ मेनी पर्सन्स आर इन दी रो। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो कुल कितने लोग हैं? तो आपको दिखाई देने लगा होगा कि कितने लोग दिखाई दे रहे हैं कि इधर 5 लोग हैं x से पहले,
इधर 5 लोग हैं एक्स वाई के बाद, और 5 5 10, और 10 के बाद कौन, एक्स और वाई, 11 12, 12 कहां है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, उम्मीद करते हैं सबका सही होना चाहिए था। शीप है, कब है, काफ है, पिगलेट है, किटन है। अब इनका मतलब अगर आपको पता है तो आप आंसर सही दे पाएंगे, नहीं मतलब पता है तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किटन का मतलब क्या, बिल्ली के बच्चे को किटन कहा जाता है, सुअर का जो बच्चा होता है, पिग का जो बच्चा होता है उसको पिगलेट कहा जाता है। काफ क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, काफ आपका मतलब बछड़ा कहलाता है, गाय का बच्चा, बफेलो का बच्चा। ठीक है, कब, शेर के बच्चे को कब कहा जाता है, शावक। शीप भेड़, तो भेड़ का बच्चा भी होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, जरा बताइएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, शीप है। ठीक है, बाकी सारे जितने भी 4 लोग हैं वो क्या हैं, वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर एनिमल के चाइल्ड नेम है। ठीक है, बच्चों के नाम है। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने दे रखा है कि अगर आपको हिंदी में नहीं पता है तो भेड़ है, शावक है, बछड़ा है, सुअर का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, भेड़। ठीक है, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। ठीक है, एक लड़की है उत्तर दिशा में देख रही है। ठीक है, देख रही हूँ किसी को। यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त का मतलब क्या, क्लॉकवाइज, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा, घड़ी घड़ी दिशा ऐसे ही घूमती है 10 डिग्री, और वामावर्त दिशा में 60 डिग्री घूमती है। अब समझने वाली बात है कि अगर घड़ी की दिशा में 10 डिग्री घूमी यानी कि ऐसे घूमी, और फिर 60 डिग्री घूमने, 60 डिग्री मतलब क्या, 10 + 50। ठीक है, यानी कि उसका फेस इस दिशा में आ गया, नॉर्मल सी बात है। तो अब वह किस दिशा की ओर मुख है, तो ये दिशा कौन सी है कि ऊपर नॉर्थ है, इधर साइड क्या है, ईस्ट, इधर साइड क्या है, वेस्ट है। ठीक है, कि इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे कौन, साउथ। ठीक है, तो बीच की दिशा कौन सी, नॉर्थ वेस्ट में आंसर है। ठीक, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था। अगला, अब ये भी देखो अंग्रेजी वाला क्वेश्चन है, देखो कितना तो अंग्रेजी पूछते हैं रीजनिंग में, और ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, और ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की संभावनाएं भी हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है, इतना विश्वास रखिए। रीजनिंग में 40 नंबर की रीजनिंग आ रही है, अगर बात की जाए तो ओवरऑल मेरे ख्याल से 50-55 की रीजनिंग आ रही है। अगर देखा जाए ये रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि मैथ्स के सेक्शन में भी रीजनिंग आ रही है। तो रीजनिंग के अपने 40 क्वेश्चन तो हैं ही हैं, और मैथ्स के पोर्शन के भी 10-12 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी कम से कम 50 या 55 नंबर की रीजनिंग है यूपीएससी में। ठीक है, तो क्या है डिस्पाइसिबल, अब ये अंग्रेजी का टर्म है, अगर नहीं पता है तो दिक्कत है। तो थोड़ी इंग्लिश से भागना नहीं है, हिंदी आ रही लेकिन इंग्लिश को थोड़ा समझिए। और मेन चीज़, अगर ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने उठा के देखे हैं, या मॉक टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, या हमारे टेस्ट अगर देख रहे हैं, तो आपको तैयारी ठीक ठाक मिलेगी। ठीक है, और फिलहाल ये है कि 1-2 क्वेश्चन की माफ़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन की माफ़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो डिस्पाइजेबल, एडमायरेबल। ठीक है, अब एक चीज़ ये है कि इंग्लिश के बारे में अगर थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो कहीं भी डी जैसा शब्द लगता है, यानी वो एक तरह का नेगेटिव सेंस देता है। ये इंग्लिश वाले सर, या इंग्लिश में अगर थोड़ा सा भी अगर जानकारी है तो ये चीज़ कही जाती है कि अगर कहीं भी डी ई जैसा शब्द आता है या अल्फाबेट आते हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस जनरेट करते हैं। तो एडमायरेबल, ये तो शब्द सुना होगा कि एडमायरेबल मतलब क्या, किसी चीज़ की हम प्रशंसा कर रहे हैं। डिस्पाइसेबल का मतलब क्या हो सकता है कि हम किसी चीज़ से घृणा कर रहे होंगे, या किसी चीज़ को मतलब नेग्लेक्ट कर रहे होंगे, कुछ भी मतलब जो एडमायरेबल के खिलाफ होगा। एडमायरेबल प्रशंसा करने, यानी इसको हम प्रशंसनीय नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ घृणा कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रशंसा करने का मतलब ही होता है कि हम किसी की प्रशंसा करें या किसी से हेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज रैंडमली की जा रही है। ठीक है, अब जाहिर बात है कि ये दोनों शब्द क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, कि हम किसी से घृणा कर रहे हैं और किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। अगर हम कोई काम रैंडमली कर रहे हैं तो उसका जो अपोजिट होगा, देखिए रैंडम लिखा है, कैजुअल लिखा है, चांस लिखा है, तो फिलहाल इसका आंसर जो है वो मैथोडिकल है, मैथोडिकल।
ठीक है। मेथोडिकल का मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है हिंदी फॉर्म में, तो आपको समझना आसान हो जाएगा। डिस्पाइसिबल, ठीक है, डिस्पाइसिबल का मतलब है घृणित, और एडमाइजरेबल का मतलब है प्रशंसनीय। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि मनमाना। मनमाना का मतलब क्या, कि कोई भी चीज हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो अच्छी बात है, बढ़िया काम है, आप अपना अच्छा जीवन बना सकते हैं कि अपनी मर्जी के मालिक हैं। और उसका जो अपोजिट होगा वो यादृच्छिक यात्रा, मतलब क्या, रैंडमली फॉर्म में कहीं भी हम चले जा रहे हैं, मन किया तो कभी आज यहाँ कभी वहाँ, जो मना है खा रहे हैं, जो मना रहा है कि कुछ कर रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। हालांकि जीवन आपका एक व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, ठीक है। मस्ती अलग चीज है। और आकस्मिक, ये भी कैजुअल हो गया। संयोग, चांस, जहां संयोग बन गया वहां है। तो फिलहाल यहाँ पे दोनों वर्ड अपोजिट हैं, तो यहाँ पे मनमाना का अपोजिट क्या होगा, व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, मेथोडिकल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। तो इस चीज का याद रखना। पासे का क्वेश्चन आ गया है डाइस का। क्या कहा जा रहा है, आर के विपरीत कौन सा अक्षर है। तो आर के विपरीत कौन है, तो अगर हम पहले और दूसरे को आपस में कंपेयर करें तो देखिए आर यहाँ है, आर यहाँ है। तो जब एक पासा उसकी दो भिन्न स्थितियां और एक उभयनिष्ठ फलक है, ठीक है, one surface common but the position is different, then the values of the both dice will be rotated either clockwise or anti clockwise, ठीक है। तो रूल नंबर 4 काम कर रहा है, क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, तो क्लियर होगा, आंसर आ गया होगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे, उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे करते हैं। तो अगर इन दोनों पासों के अंकों को हम घड़ी की दिशा में घुमा दें तो कहाँ से घुमाते हैं, जो अंक कॉमन होता है। तो कॉमन कौन है, आर है, तो यानी कि घड़ी दिशा में घुमाएंगे तो आर एस टी हो जाएगा, और इसको घुमाएंगे घड़ी की दिशा में तो क्या हो जाएगा, आर क्यू पी हो जाएगा, आर क्यू पी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन किसके विपरीत है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि टी और पी विपरीत है, एस और क्यू विपरीत है, और आर के विपरीत कौन, कि वह अल्फाबेट जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन नहीं दिखाई दे रहा है, कि पी हो गया, क्यू हो गया, आर के बारे में पूछा ही जा रहा है, एस हो गया, टी हो गया, बचा कौन, यू। तो आर के अपोजिट कौन आ जाएगा, यू। और आपसे पूछा ही जा रहा है कि आर के अपोजिट कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, ठीक। अगर हम दूसरे और तीसरे पासे को कंपेयर करें तो क्या आंसर मिलेगा, तो यहां पे देखना ये है कि यहां क्यू है, यहां क्यू है। तो देखिए इसको भी हम क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो क्यू पी आर हो जाएगा, और क्यू टी यू हो जाएगा। तो देखिए आर और यू फिर यहां भी अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इनको कंपेयर करें तो भी आर और यू अपोजिट हैं, इनको कंपेयर करें तो भी आर और यू अपोजिट हैं। अगर हम पहले और तीसरे को कंपेयर करें तो क्या आंसर मिल रहा है, एस टी आर। हाँ देखो यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, ठीक है। तो टी के बाद आर है और यहाँ टी के बाद यू है, तो यू और आर फिर अपोजिट आ गए, ठीक है। तो चाहे जिससे कंपेयर करें आंसर आ रहा है, अच्छी बात है। एग्जाम में इतना समय नहीं है, आपने कंपेयर किया, ऑप्शन मिलके टिक करके आगे बढ़िए। हाँ सिंप्लीफिकेशन है थोड़ा सा, ठीक है, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो ई का मतलब क्या, 19, सी का मतलब क्या, 8, डी का मतलब क्या, 12, डिवीजन ए का मतलब क्या, ए का मतलब 3, और इनटू बी का मतलब क्या, 6। इसको सॉल्व कर ले जल्दी से। सबसे पहले डिवीजन किया जाता है, तो 3 चौक 12 है कि नहीं, और 19 + 8 - 4 × 6, 4 × 24, 19 + 8 - 24 ये आ जाएगा। और 19 8 कितना होता है, 27 हो जाएगा। 27 - 24 कितना हो जाएगा, 3। 3 में आंसर है, ठीक है। आ गया होगा, सबका आ गया होगा। नेक्स्ट, अब ये पैसेज आ गया है, ठीक है। तो कौन सा सुटेबल ऑप्शन है देख लेते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। हाथी जिस मजबूत घ्राण संवेदना के लिए जाने जाते हैं। अब मेन चीज पैसेज पढ़ने से पहले एक बार कथन पढ़ लेते हैं। कहा गया है लाहन एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग शराब बनाने प्रक्रिया में किया जाता है। तो ऐसा पैसेज हम लोग फिलहाल कर चुके हैं, तो नॉर्मल सी बात है, ऐसी बात इसमें कही तो गई थी कहीं पे। वह उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले में अवैध शराब के कारोबार का अंकुश लगाने हेतु पुलिस के लिए अप्रत्यक्ष कृपादान के रूप साबित हुआ है। ये पशु जिले में खटीमा के वनों में छिपे पदार्थ लाहन को ढूंढते हैं जो शराब के निस्वन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखो यहीं पे मिल गया कि लाहन एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग शराब बनाने प्रक्रिया में किया जाता है। बात सत्य है, और हमें यहाँ पे मिल गई कि
लाहन एक ऐसा पदार्थ है, ढूंढते हैं जो शराब के रिश्वन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ है, ठीक है। उसे नष्ट कर देते कौन? हाथी, क्योंकि हाथी को ही बड़ा पसंद है लाहन ठीक है, तो वही चीज है। तो बात क्या है, कथन निश्चित रूप से सत्य है और ए स्टेटमेंट में आंसर है, और ए स्टेटमेंट कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो मेन चीज है कि किस स्टेटमेंट में आंसर है, वो स्टेटमेंट किस ऑप्शन में रखा गया है, ये देखना जरूरी है। अगला क्या कहा गया है, यदि संख्या अनुक्रम में सभी विषम संख्याओं में एक जोड़ा जाए, विषम संख्याओं में एक जोड़ दिया जाता है और सभी सम संख्याओं में एक जोड़ दिया जाता है, ओके, सब में एक एक जोड़ा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर नए संख्या अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो दाईं ओर से पांचवी संख्या कौन सी होगी? चलो जो कहा जा रहा है वो कर लेते हैं। तो जब हर संख्या में +1 होना, चाहे सम हो चाहे विषम हो, तो कर देते हैं। तो 4 के बाद क्या आएगा? 5, 8 के बाद क्या आएगा? 9, 7 के बाद क्या आएगा? 8, 3 के बाद 4, 2 का मतलब 3, 7 का मतलब 8, 5 का मतलब 6, 5 का मतलब 6 और 6 का मतलब क्या? 7, गलत मत कर देना, एक बार मिला लेते हैं। 4 से 5, 8 से 9, 7 से 8, 3 से 4, 2 से 3, 7 से 8, 5 से 6, 6 से 7 और 8 से 9, 1 का 2 हो जाएगा और 2 का क्या? 3, सब में 1 हो गया है। अब इसको हम अल्फाबेटिकल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो दाईं ओर से पांचवा कहा जा रहा है, तो जब दाईं ओर से पांचवा कहा जा रहा है तो एक काम करें, जब छोटे से बड़ा करना है तो बड़े से छोटा इधर कर लें। तो एक काम करते हैं, अगर बड़े से छोटा हमें करना है और दाईं ओर से पांचवा ही पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9 है। 9 कितने हैं? 2 है, तो यानी इसको 1 और 2 मान लें। 9 से छोटा कौन है? 8 है। 8 कितने हैं? 2 है, तो 2 के बाद 3 और 4। 8 से छोटा कौन है? 7 है, ठीक। लो 7 आंसर, पांचवी संख्या कौन? 7, ठीक है। तो इस तरह से करना है, कहीं गलती ना हो, ठीक है। दाईं ओर से हमने निकाल लिया, क्योंकि आरोही क्रम में कहा गया, अनुक्रम को आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम मतलब क्या? छोटे से बड़ा, तो हमने बड़े से छोटा इधर से काम करना शुरू कर दिया, हमको राइट से ही निकालना भी था। नेक्स्ट, कोडेड ब्लड रिलेशन, क्या कहा गया है? ए बी की माँ, ए बी के पिता। समीकरण दे रखा है P%L $O @ T में P का T से क्या संबंध है? तो ठीक है, डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? बनाओ परसेंटेज। परसेंटेज मतलब क्या है? ए बी की बहन है, यानी P बहन हो गई किसकी? L की। अगर हम डायग्राम बनाएं तो नाउ P इज सिस्टर ऑफ L, ठीक है। $O, डॉलर का मतलब क्या बताया गया? ए बी का भाई, यानी L O का भाई है। L इज ब्रदर ऑफ O, ठीक है। फिर कहा गया O @ T, @ का मतलब क्या? ए बी की माँ है, यानी O इज मदर ऑफ T। ओ माँ है, किसकी माँ है? टी की। तो हमने कहा माता पिता को हम नीचे रखते हैं, उनकी संतान ऊपर, ठीक। अब ये कहा गया है पी का टी से क्या संबंध? तो टी का जेंडर भले ही नहीं क्लियर है, लेकिन पूछा गया है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। तो पी का टी से क्या रिश्ता है? तो ये तीनों आपस में भाई बहन है, और टी की माँ कौन है? ओ, और ओ का भाई ये भी है, ओ की बहन ये है। तो सीधी बात है, माँ की बहन कौन? मौसी। माँ की बहन कौन? मौसी, यानी पी मौसी है। मौसी का मतलब क्या? आंट। कैसी आंट? मैटरनल आंट। तो फिलहाल यहाँ पे आंट ही शब्द दे रखा है, तो आपका आंसर बी में चला जाएगा, ठीक है, कि पी टी की आंट है। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी कौन है? टी के, है कि नहीं? तो आंट है, मैटरनल आंट। नेक्स्ट सीरीज है 103(6). तो यहाँ पे +3 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, 6 5 11, 11 7 18, 18 और कितना? 9, है कि नहीं? तो आगे क्या होगा? 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 का मतलब क्या? 7 1 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 138। लो आसान था ये तो, बहुत आसान था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? वेन आरेखन में निम्न कौन सा अक्षर केवल कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट को दर्शाता है? ध्यान दीजिएगा, हमें केवल कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट चाहिए, बाकी सबको हटा दो। जहां सबसे बड़ा त्रिभुज दंत चिकित्सक दर्शाता है, तो सबसे बड़ा त्रिभुज कौन है? ये है, हमें ये ना चाहिए। दूसरा बड़ा त्रिभुज कार्डियोलॉजिस्ट, दूसरा बड़ा त्रिभुज यानी कि दूसरा बड़ा त्रिभुज आपका ये है, हमें ये चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट। और न्यूरोलॉजिस्ट, वृत्त न्यूरोलॉजिस्ट को दर्शाता है। वृत्त कहाँ है? ये व्रत है, न्यूरोलॉजिस्ट। और वर्ग त्वचा विशेषज्ञ, तो हमको बस चाहिए क्या? हमें इन्हीं का इंटरसेक्शन चाहिए, जो
कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर है। तो मेन चीज़ हमें बड़े ट्रायंगल को नहीं चाहिए, तो बड़ा ट्रायंगल क्या आया, तो मेन चीज़ है कि ये ना ये वर्ग है और ना बड़ा ट्रायंगल है, तो आंसर कहाँ है, हमें सी में दिख रहा है कि नहीं, कि ये सी आपका ट्रायंगल में भी इसमें और सर्किल में भी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, क्लियर। हाँ ठीक है, वर्ग में भी ना है और ये आपका बड़ा ट्रायंगल यहाँ से कट गया। ठीक है, तो यहाँ तो आना ही नहीं था सी। अगर कहा जाता केवल कार्डियोलॉजिस्ट तो केवल कार्डियोलॉजिस्ट कौन, एफ हो जाते हैं। कहा जाता केवल न्यूरोलॉजिस्ट तो केवल न्यूरोलॉजी यानी कि सर्किल में केवल न्यूरोलॉजिस्ट तो एच हो जाता। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला कौन, ए से लेकर जेड तक के पहले आधे भाग को, यानी कि ए से लेकर एम और दूसरा आधा भाग कौन, एन से लेकर जेड, तो पहले आधे भाग को हमने व्युत्क्रमित कर दिया। व्युत्क्रमित का मतलब क्या, रिवर्स कर दिया। तो अगर हमने रिवर्स किया है तो यानी कि ये M2A हो गया और उसके बाद N से लेकर Z तक एज इट इज है, ये हमारी नई व्यवस्था हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्युत्क्रमित किया जाता है तो बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाईं और 19वां कौन सा होगा। देखो बायां भी आ रहा है और बाईं ओर से, यानी बाईं ओर से तीसरा अक्षर के दायां, दाईं और आगे और, तो 19वां, 19 और 3 कितना, 19 और 3 कितना 22, 20 21 22, यानी कि बाईं ओर से 22वां अक्षर आपका चाहिए। तो जब 22वां अक्षर आपका आंसर है तो आपको बस सीधी सी बात समझ में चाहिए कि स्टार्टिंग के लेटर को 13 लेटर को हमने व्युत्क्रमित कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, N to Z तो एक ही है ना। तो यानी कि अगर आपको 22वां अक्षर चाहिए तो 22वां अक्षर की वैल्यू क्या होती है, V होती है। V ही आपका आंसर भी हो गया। ठीक है, तो पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित करने से कोई फायदा नहीं हुआ, अगर दूसरा आधा भाग व्युत्क्रमित हो जाता तो आंसर बदल जाता है कि नहीं। ठीक, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है, अच्छी बात है, चलाओ उसको, चलो इसे चला लेते हैं। और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है, तो यानी कि पूर्व की ओर अगर चला है तो पूर्व कहाँ है, ईस्ट इधर ही है। तो बिंदु ए से चला और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चला। ठीक है, 7 चला, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ा तो अगर ऐसे जाए तो दाएं कहाँ, नीचे आ जाएगा। दाएं ओर मुड़ा, कितना चला है, 5 चला है, तो हमने मान लिया इतना 5 हो गया। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, अगर वो नीचे जा रहा है तो दायां कहाँ, तो कैसे है, तो बाएं उधर दाएं इधर, दाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, दाईं और मुड़ के 6 किलोमीटर। तो अब देखना है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम आपका थोड़ा साफ सुथरा बने, ज़्यादा अच्छा है। मान लो ए से चला यहाँ से, और अब वो दाईं ओर मुड़ा तो दाएं इधर आएगा और 6 चल रहा है, तो 6 का मतलब क्या, मान लो इतना 6 हो गया। ठीक, 6 इतना हो गया, दाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है। फिर वहां एक बार दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, दायां का मतलब ऊपर हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो 8 का मतलब क्या, ये 5 है, 5 और 3 8। ठीक है, ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, यहाँ पहुंच गया व्यक्ति, दाईं ओर मुड़ता है 8 किलोमीटर चलता है। वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चल रहा है, तो पूर्व कहाँ, ईस्ट इधर ही है, और 5 चल रहा है, तो 5 का मतलब क्या, अब ये समझिएगा कि ये 6 था तो अब इधर भी 6 है और इधर 1 है, और 5 चल रहा है तो 5 का मतलब क्या, 6 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 5 चला, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर। ठीक है, अब दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब देखो दाईं ओर मुड़ रहा है, 3 चल रहा है, तो अगर दाईं ओर मुड़ रहा है तो दायां कहाँ, नीचे आ जाएगा, 3, 3 का मतलब क्या, 5 3 8 था, तो 3 का मतलब वो वापस इसी रेखा पे आ गया। ठीक है, 3 चला, और इधर जो है वो कितना बचा है, एक ही बचा है, क्योंकि अगर ये पूरा आपका 6 था और ये 5 था। ठीक है, हम्म, एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना था, 7 था, 7 का मतलब इधर से इधर आया तो 6 चला। ठीक है, और अगर ये 6 चला है तो ये भी कितना बचा, ये भी 6 हुआ, है कि नहीं। और जब ये पूरा 6 हुआ है और 6 में वो 5 चला है, तो 5 का मतलब क्या, कि ये 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है, और जब 5 है और ये पूरा 6 था तो ये 5, तो ये भी 1 नहीं हुआ। हाँ ठीक है,
5 1 6, तभी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 होगा और ये तभी ये 6 होगा। हाँ ठीक है, इधर एक ही बचेगा और यहाँ पे इसी रेखा पे आ गया। ठीक है, अब यही है कंफ्यूजन कि आप एग्जाम में बस बिल्कुल ध्यान रखें। दाईं ओर मुड़ता है 3 मुड़ता और बाएं मुड़ता है। अब अगर ऐसे जा रहा है तो बायां कहाँ, अगर ऐसे जा रहा है तो बाएं इधर ही आ गए। ठीक है, बाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है, यानी यहां से वो बाएं मुड़ा तो बाएं इधर हो जाएगा और 6 किलोमीटर चलता है तो 6 का मतलब क्या, 1 और 5 और, तो 1 और 5 6 हो गया और यहाँ पे पहुंच गया कौन, बिंदु बी। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए बी से कितनी दूरी पर, आप समझना है कि ए यहाँ है बी यहाँ है, तो अब यहाँ समझना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना था, 7 था। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, 7, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया, 5 आ गया। 7 5 12, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बनाना है कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। एक बार फिर समझ लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ 7, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ से 6, फिर यहाँ से 8 और फिर यहाँ से 5। अब मेन चीज़ कन्फ्यूज़न यहीं से होना शुरू हुआ था कि क्या हुआ था कि जब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 6 चलें तो ये जो बॉक्स बना है ये 6 बाई 5 का बना है, इधर 5 है इधर 5 है इधर 6 इधर 6, क्योंकि 7 अगर ये था तो एक इधर निकल गया। ठीक, अब अगर ये आपका पूरा 6 है तो 6 में ये 5 ही चला है तो इधर कितना बचा, 1 ही बचा, और यहाँ से घूम के यहाँ आया और यहाँ से फिर वो 6 किलोमीटर चले, यानी कि 1 और 5 6, और ए से बी की दूरी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम तो सीधे सीधे जानते थे कि ये 7 है क्योंकि ए यहाँ था, 7 और 5 12। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ कोडिंग डिकोडिंग। डेथ को ये लिखा गया है तो कैसे लिखा गया है, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, ए का अपोजिट जेड और टी का अपोजिट जी और एच का अपोजिट एस, कुछ इस तरह का है। ठीक है, यानी कि दो दो सेक्शन फॉर्म में ब्रेक हो गए हैं, और यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एंगल अगर कहा जा रहा है ANGEL तो इसका अगर हमें कोड करना है तो यानी कि ऐसे करेंगे तो G का अपोजिट तो T हो जाएगा GT रोड, और मेन चीज़ है कि D का अपोजिट W इधर लिखा हुआ है, यानी कि A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M मैन, L का अपोजिट O, E का अपोजिट V, ये है आंसर MZTOV। ठीक है, तो MZTOV कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है 275 334 269 340 263, तो कुछ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा अगर गौर करेंगे 269 और 263 में 6 का डिफरेंस है, 275 और 269 में भी 6 का ही डिफरेंस है कि नहीं, 9 6 15 5 और 26 1 27, तो यानी कि अल्टरनेट फॉर्म में देखें तो यहाँ से यहाँ -6, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर -6 अल्टरनेट, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ क्या 34 से 40 हुआ है, यानी कि +6 हुआ है, और अल्टरनेट फॉर्म में यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो फिर +6 आ जाएगा, तो 340 और +6 कितना 346, 346, ऑप्शन नंबर 1 में आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट फॉर्म में +6 चल रहा है, -6 भी चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से -6 और उधर से +6। नेक्स्ट, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ओनली येलो रोजेस, केवल येलो रोजेस को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो येलो आपका ट्रायंगल में है, येलो हमारा किस में है, ट्रायंगल में है, रोजेस किस में है, रेक्टेंगल में है। ठीक है, रोजेस रेक्टेंगल में, यानी कि सर्किल वाला पोर्शन टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रेड पोर्शन आपका टच नहीं होना चाहिए, तो यानी कि ये आपका सर्किल टच ना हो, तो जब सर्किल टच ना हो तो हमें बस चाहिए कि का आंसर कहाँ हो, कि जो ट्रायंगल में भी आ जाए और रेक्टेंगल में भी आ जाए। तो एक तो बिल्कुल अलग है, 8 भी बिल्कुल अलग, 2 भी अलग, आंसर कहाँ है 5 में है, जो आपकी स्क्वायर रेक्टेंगल में भी है और ट्रायंगल में भी है। 5 का मतलब क्या, सी, ओनली येलो रोजेस। ठीक है, नेक्स्ट, किसी महिला की माँ के पिता के इकलौते पुत्र का उस महिला के पिता से क्या संबंध है। ठीक है, बना लेते हैं। किसी महिला, कोई महिला है कोई वोमेन है, महिला की माँ, उस महिला की कोई माँ होंगी, हमने माँ को ऐसे लिख लिया माँ, मदर। किसी महिला की माँ के पिता, किसी महिला की माँ के पिता, इनके कोई पिता होंगे, फादर। ठीक है, बना लिया हमने।
तो किसी महिला की माँ के पिता के इकलौते पुत्र, अब इनका इकलौता पुत्र कौन कोई होगा, ये तो फीमेल है तो इनका इकलौता पुत्र यानी कोई सन होगा, इकलौता पुत्र में यानी इनका कोई और पुत्र नहीं होगा, तो आपस में भाई बहन होंगे। तो बस शब्दों को हम पकड़ रहे हैं, किसी महिला की माँ के पिता के इकलौते पुत्र का उस महिला के पिता, तो उस महिला के पिता का मतलब क्या है, इस महिला की माँ तो ये है, तो उस महिला के पिता यानी कि फादर, यानी कि इनकी शादी हो गई, तो उस महिला के पिता ये हो गए, ठीक है। तो उस महिला के पिता से क्या संबंध है, तो नॉर्मल सी बात है कि इस व्यक्ति का, ये जो है इस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जय बात है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनका भाई है ये, तो सीधी बात है कि बहन का पति क्या कहलाता है, जीजा जी, और ये जीजा जी तो ये क्या साले जी, यानी कि ब्रदर इन लॉ में आंसर है। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी में आंसर चला जाएगा, ठीक है। एक बार फिर समझ लेते हैं, किसी महिला की माँ के पिता के इकलौते पुत्र, ओके। अब देखो हम रुको जरा गड़बड़ हो रही है, इकलौते पुत्र की बात आ रही है ना, ठीक है। तो इकलौता पुत्र, अब मेन चीज है कि अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका इकलौता पुत्र है तो इनका यहाँ पे अच्छा हाँ ठीक है, तो इकलौता पुत्र हाँ ये बन गया, ठीक है। इकलौते पुत्र का उस महिला के पिता, तो उस महिला के पिता कौन, यही बात है इनकी शादी इनसे होगी, ठीक है, बन गया, ठीक है। अब मेन चीज है कि अगर हम इनको इनकी संतान बना देंगे तो जाहिर बात है आपस में भाई बहन बन जाएंगे, है कि नहीं, तो वो चीज नहीं है, ठीक है। तो उस महिला की माँ के पिता के इकलौते पुत्र का उस महिला के पिता, तो जाहिर बात है इनकी शादी होगी तभी ये आपस में कपल बनाएंगे, का उनसे क्या रिश्ता है, तो ये इनके कौन निकले, ब्रदर इन लॉ में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से असंगत है, ठीक है। अब ओशियन, बैक वाटर, पॉन्ड, लेक, ठीक है। तो अब इसमें का मतलब पता होना चाहिए, लेक यानी कि जो झील होती है, ये तालाब है। बैक वाटर का मतलब क्या, एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, बैक वाटर का मतलब ये होता है कि जो मतलब समुंदर के आसपास का जो मतलब तटीय जो इलाका होता है वो बैक वाटर कहलाता है, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो कहाँ है, ओशियन में ही है, ठीक है। कि ओशियन एक बहुत बड़ा विस्तृत ज्योग्राफिकल एरिया होता है और झील भी हम कृत्रिम रूप से बना सकते हैं, तालाब भी हम लोग कृत्रिम रूप से बना सकते हैं, बैक वाटर भी कहीं ना कहीं कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, लेकिन ओशियन कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, यानी ह्यूमन महासागर बना दे ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हमने दे रखा है, हाँ देखिए, ओशन खारे पानी का एक बड़ा लगातार जमा हुआ हिस्सा है जो धरती की ज्यादातर सतह को कवर करता है, ठीक है। बैक वाटर पानी के कम गहरे हिस्से जो अक्सर खारे, नमक और ताजे पानी का मिक्सा होता है, जो जमीन से खुले समुद्र से अलग होते हैं। ये भारत में अच्छा केरल जैसी जगहों पे हैं। तालाब ताजे पानी का एक छोटा सा शांत, अब देखो एक चीज ये भी है कि तालाब भी ताजे पानी का हो सकता है, हालांकि गंदा भी होता है। बैक वाटर में लिखा है कि ताजा और नमक भी हो सकता है। झील जमीन से घिरा शांत पानी का एक बड़ा हिस्सा है जो आमतौर पर तालाब से गहरा होता है और जिसमें आम तौर पर ताजे पानी, हालांकि कुछ खारा भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि ओशियन पूरी तरह से खारा होता है, लेकिन बाकी सब में कुछ ना कुछ आपका फ्रेश वाटर शामिल हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल ओशन ही इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन कहा जाएगा, ठीक है। हाँ ओशियन, द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है, ओशियन में आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। व्यक्ति ए एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक बीच में खड़ा है। अब एक पंक्ति है, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, पी और क्यू के बीच में ए है। पी पंक्ति के आरंभ से 35वें स्थान पर है, यानी कि जो पी है वो स्टार्टिंग से 35 पोजीशन पर है, ओके। और क्यू पंक्ति के अंत से 34वें पोजीशन पर है। अब क्यू एंड से 34 यानी ऐसे ही बन सकता है, ओवरलैपिंग करके ही बन सकता है, तो सीएनडी जैसा फिलहाल ऑप्शन नहीं है। तो जब सीएनडी जैसा ऑप्शन नहीं है तो हम क्यू को ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अब कहा गया है ए जो है वो पी और क्यू के ठीक बीच में है, तो ए बीचों बीच में आ गया। और क्वेश्चन में कहा गया है पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो जब पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं तो ए और क्यू के बीच में भी कितने लोग होंगे, 3 ही होंगे, तभी 3 3 6 और बीच में कौन, ए आ जाएगा, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बस जोड़ लो कितने लोग हुए, यहां से लेकर यहां तक कितने 35 हो गए, बीच में कितने लोग हैं 3 और 3 6, और खुद ए कितना 7, और क्यू का पोजीशन कितनी थी, क्यू अंत से 34वें स्थान पर है, 34 प्लस 34, सबको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं
कि 7 में से एक इधर क्या, तो ये 35 हो जाएगा, तो 35 35 कितना हो जाएगा 70, और 70 और 6 कितना 76, 76 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खत्म। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हाँ सीरीज देखिए न्यूमेरिकल, निम्न के संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 5 हैं, आपको ऐसे कितने 5 नजर आ रहे हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 2 या 3 आता है। ठीक है, यानी 5 के पहले हमें 2 या 3 दिखाई दे जाए, 5 के पहले 2 या 3 दिखाई दे जाए, लेकिन बाद में 4 या 6 नहीं आना चाहिए, लेकिन जो बाद में है वो 4 या 6 मत आए। ठीक है, अब इस चीज का हमें ध्यान रखना है, तो देख लेते हैं। तो 5 कहाँ है, 5 ये है, 5 के पहले 2 या 3 आए, नहीं है, 5 के पहले 2 या 3 आए, हाँ है, लेकिन बाद में 4 या 6 ना हो, तो पहला केस ये बनेगा। 5 के पहले 2 या 3 हो, नहीं है, 5 5 5, 5 के पहले 2 या 3 हो, ठीक है, लेकिन बाद में 4 या 6 ना हो, बिल्कुल नहीं है, दूसरा केस। 5 के पहले 2 या 3 हो, नहीं है, 5 के पहले 2 या 3 हो, बिल्कुल नहीं है, कितने केस हैं, 2 ही हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक, अगला फिर कोडेड ब्लड रिलेशन आ गया है, बना लेते हैं। एम एस्ट्रिक एन, एस्ट्रिक का मतलब क्या बताया गया, ए बी की बहन है, यानी कि एम एन की बहन है, एम इज सिस्टर ऑफ एन, एम एन की बहन, ओके। एन एस्ट्रिक ओ, एस्ट्रिक मतलब फिर ए बी की बहन यानी एन ओ की बहन, तो यानी कि एन इज सिस्टर ऑफ ओ। ठीक है, ओ ऑब्लिक पी, ऑब्लिक मतलब क्या, ए बी का भाई यानी कि ओ पी का भाई है, ओ ब्रदर है, किसके ब्रदर है, पी के। अब सब आपस में भाई बहन है, पी का झंडा आखिरी में नहीं पता चला है। ओ ऑब्लिक पी कहा गया, ओ का एम से क्या संबंध है, तो ओ का एम से क्या संबंध है, ओ एम के भाई हैं, कहां गए भाई, भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक, अगला क्या कह रहा है, सीरीज आ गई है, 42 से 85 हो रहा है, ओके। अगर हम इसमें इंटू 2 कर दें और +1 कर दें, तो 42 गुणे 2 कितना होता है 84 +1, 85 से 257 हो रहा है, तो एक काम करें गुणे 3 कर दें, जरा करके देखो जरा, 3 5 15 5 कैरी हो जाएगा 1, 3 और 24 और 1 25, 255 हो जाएगा। 3 और 24, 3 5 15 5 कैरी हो जाएगा 1, है कि नहीं, और 25 255, और यहाँ क्या है 257, यानी +2 कर दें, यानी इंटू 3 +2 कर दें, ओके। अब देखो यहां से अगर यहां करेंगे तो गुणे 2 गुणे 3, तो आगे क्या गुणे 4 हो जाएगा, और यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, तो यहाँ क्या करेंगे +3 कर देंगे, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या आंसर बन रहा है, देख लेते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई 7 से करो, 7 चौक 28, 28 की 8 कैरी हो जाएगा 2, 4 पंचे 20 और 2 22, 2 कैरी हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, यानी 1028, और 1028 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 1031 बन जाएगा, 28 के बाद क्या 29 30 31, बिल्कुल। यानी अगला जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, इंटू 5 और +4 हो जाएगा, है कि नहीं, गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, +1 +2 +3 +4। अब आंसर क्या होगा देख लेते हैं, तो आंसर क्या है, आंसर है कि नॉर्मल से बात है 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 51 5 हो जाएगा, 5 ताई 15 हो जाएगा, 0 ही है, और 5 51 5, यानी कि 5155 और +4 कितना होगा 5159, 51 59, 51 59 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप देख लें उतनी जल्दी आंसर है। हाँ देखो मैंने इसका एक स्लाइड भी लगा रखी है आपको अगर क्लियरिटी हो, इंटू 2 +1 इंटू 3 +2 इंटू 4 +3 इंटू 5 +4, 5159, ठीक है 5159। नेक्स्ट, कितने वर्ग हैं, ओके। अब वर्ग अगर करने हैं तो काउंट करो। अब एक चीज ये है कि आपको दिखाई देगा 1 2 3 4 और ये पूरा कितना 5 है, ठीक है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है। ध्यान दीजिएगा कि हमने केवल अभी अंदर का काउंट किया है, ठीक है, तो 5 5 हो गए, कितने 10 हो गए हैं। और अगर 10 हो गए हैं तो 10 के बाद आप ध्यान दीजिएगा ये 11 ये 12 ये 13 और 13 के बाद ये 14 भी है, और 14 के बाद ये 15 भी हो गया, ठीक है, 5 5 10, 10 के बाद 11 12 13, 13 के बाद ये 14 और बाहर वाला 15, 15 के बाद ये 16 17 और 18, यानी कि +8 करके 18 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। और कहाँ है, और कहाँ दिख रहे हैं,
और आपको फिर यहाँ दिखने चाहिए कि अगर हम ये पूरा बड़ा वाला ले लें तो एक ये दिखाई दे रहा है +1, और फिर इसी के साथ आपको एक ये भी दिखाई देने लगेगा, ये वाला दिखा +1। ठीक है, तो 18 और 2 कितना, 19, 20, 20 में आंसर है। ठीक है, और कहीं नहीं है। हाँ, करेक्ट आंसर 20। ये हम इसीलिए लिख देते हैं ताकि ऐसा ना हो कि हमसे कोई छूट जाए। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि सही आंसर आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, हमसे भी गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन में हम आंसर आपके सामने रख देते हैं ताकि ऐसा ना हो कि हमसे पता चला हम ही 19 काउंट कर लें, कहीं कोई मिस हो जाए। तो हमें पता है कि हाँ 20 है, यानी 20 कौन कौन से हैं ये आपको हमने आपके सामने काउंट करके दिखा दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विषम छवि। तो विषम छवि का पता लगाते हैं। तो y की वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है। q की वैल्यू कितनी होती है, 17 होती है। दोनों को अगर जोड़ दें तो 7, 5, 12, 2 कैरी हो जाए 1, 2, 1, 3, 4, 42। ओके, 42 तो आ गया। k 11 है, m 13 है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4, ये 24, यहाँ पे -2 हुआ है। 10 और 16 कितना हो जाएगा, 26, -2, 18 और 22, 8, 2, 10, 0, 2, 1, 3 और 1, 4, 40, यहाँ 38। तो यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 हुआ, यहाँ भी -2 हुआ, लेकिन यहाँ सिंपल पूरा का एडिशन है, यानी कि प्रथम आकृति ही अलग है। और जब प्रथम आकृति ही अलग है तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, कौन सी आकृति अलग है उस वो ऑप्शन में कहाँ रखी हुई है। नेक्स्ट सीरीज 7, 5, 8, 22, 86 क्या है, एक बार देख लेते हैं। 7, 5, 8, 22 और 86, और आगे क्या आएगा, तो आगे क्या आएगा तो देख लेते हैं क्या आएगा। गुणे 1 -2, गुणे 2 -2, 5, 2, 10, -2, गुणे 3, 8, 3 का 24, -2। अब ध्यान देने वाली बात है कि -2 -2 हर जगह चल रहा है। गुणे 4, गुणे 4 का मतलब क्या, 88, -2 कितना, 86। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा, गुणे 5 फिर -2, खत्म आंसर। तो अब गुणे 5 -2 अगर करेंगे तो 5 का 30 कैरी हो जाए कितना, 3, और 5 8 40, 3 43, 430 -2 कितना होता है, 428। कहाँ है 428, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, ये थी सीरीज। हाँ, गुणे 1 -2, गुणे 2 -2, गुणे 4, गुणे 5 428 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 79, 36, सिंपल सा लॉजिक था। 7 गुणे 9 करेंगे तो हो जाए कितना, 63, और 63 का ही रिवर्स है 36। ठीक है, 2 गुणे 9 18, 18 का रिवर्स कितना होता है, 81, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ये लॉजिक था इसमें। ठीक है, चलिए अगला। अब मेन चीज़ इस तरह क्वेश्चन हम कई दे चुके हैं कि जहाँ पे एडिशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, स्क्वायर भी हुआ जा रहा है, एडिशन भी हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रिवर्स हो गया है। ठीक है, एम एन का बेटा है, यानी कि एम सन है, किसके सन है, एन के। ठीक है, तो एम बेटा है, लेकिन एन इनके माता या पिता कोई होंगे, लेकिन पुरुष या महिला एन अभी पता नहीं है। जिसका पति है ओ, एक मिनट, थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। देखो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, एम इज द सन ऑफ एन हुज हस्बैंड इज ओ। ठीक है, एम इज द सन ऑफ एन, एम एन का बेटा है, हुज का मतलब क्या, जस्ट बिफोर, यानी एन की बात की जा रही है। हुज हस्बैंड इज ओ, जिसका पति है कौन, ओ, यानी कि एन का पति है कौन, ओ, ये बोला जा रहा है। ठीक है, एम एन का बेटा है, हुज मतलब कौन, उसी एन का हस्बैंड कौन, ओ। ठीक है, तो एन इनकी वाइफ हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी। फिर कहा गया ओ इज द सन ऑफ पी, ओ पी का बेटा है, ओ बेटा है, किसका बेटा है, पी का, यानी कि पी थोड़े और नीचे, क्योंकि हमने बताया माता पिता को नीचे रखते हैं। तो ओ बेटे हैं, किसके बेटे हैं, पी के हैं। ठीक है, ओ पी का बेटा है, जिसकी पत्नी क्यू है। हुज वाइफ इज क्यू, हुज का मतलब क्या, यही पी, हुज वाइफ इज क्यू, जिसकी पत्नी है क्यू, यानी पी हस्बैंड हो गए और इनकी पत्नी है कौन, क्यू। ये डायग्राम बन रहा है।
यहाँ पे बस इतनी हिंदी में इतना गड़बड़ हुआ है कि एम एन का बेटा है जिसका पति ओ है, यहाँ पे ओ आ जाना चाहिए था, आगे बिल्कुल सही आ रहा है। ओ पी का बेटा है जिसकी पत्नी क्यू है। एम का पी से क्या रिश्ता है, हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। तो एम का पी से क्या रिश्ता है ये पूछा जा रहा है। तो अब आपको ये समझना है कि एम की माँ है एन, और एन और वो हस्बैंड वाइफ हैं, तो यही बात है एम ओ की भी संतान, और एम के पिता ओ हैं और ओ के पिता कौन है, पी हैं। तो सीधी बात है पिता के पिता क्या कहलाते हैं, दादाजी, और अगर ये दादाजी हैं तो ये कौन है, ये इनके पोते हैं। पोते का मतलब क्या, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और पैटर्नल ग्रैंडसन कहे जाएंगे अगर स्पेसिफिक ऑप्शन पे जाएं, क्योंकि पिता के पिता हैं। अगर माँ के पिता हो जाते तो नॉर्मल सी बात है कि वो नाना जी होते, तो ये मैटरनल ग्रैंडसन होते हैं। लेकिन पिता के पिता यानी एम का पी से पूछा जा रहा है। हाउ इज एम जो पूछा जा रहा है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि क्लास में कई बार गलतियां होती हैं, और जब हम लाइव क्लास देते हैं उसमें भी जल्दीबाजी में लोग गलत आंसर दे देते हैं। तो एग्जाम में ध्यान रखना कि जो पूछा जा रहा है वही टिक करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। हाँ, अगली आकृति कौन सी होगी, तो पहले एक डॉट है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, तो आगे कितने होंगे, पांच होंगे। पांच का मतलब क्या, पहला तो होगा नहीं, इसमें भी पांच हैं, इसमें भी पांच हैं, इसमें भी पांच है, ओके। अब देखो इसकी ध्यान दो, ये एरो नीचे था, ठीक, और इसका भी मूवमेंट हो रहा है, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, ओके, यहां से नीचे आया, तो यहां से कहां होगा, नीचे आएगा। नीचे का मतलब क्या, चौथा कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर सेकंड में है। अब देखो डायरेक्शन बात करें, तो ये ऐसे है, तो ये 90 डिग्री इस तरह से लेफ्ट हुआ, फिर 90 डिग्री ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर यहाँ से ये ऐसे है, तो यहाँ से अब कैसे ऐसे हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो आधा आधा मतलब हाफ डिस्टेंस कवर, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, तो यहाँ से फिर अब इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस पोजीशन का मतलब क्या, यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो दूसरी आकृति में आंसर है, और दूसरी आकृति कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में आंसर है, ठीक है। तो इस तरह यहीं पे देख के और ऑप्शन नंबर टिक ना कर देना, गोला ना कर देना, ठीक है। दूसरी आकृति में आंसर, दूसरी आकृति कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन में सर्किल करिएगा गोला, ठीक है। अच्छा चलो, खजाने वाला क्वेश्चन आ गया है, कई बार कर चुके हैं। ए बॉक्स में 1 रुपए सिक्के, 2 रुपए सिक्के और 5 रुपए सिक्के हैं, अच्छी बात है, कहीं पे भी पैसे की बात नहीं आ रही, नहीं तो हमें पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ता। जिनकी कुल राशि 1080 है, सभी मूलर के सिक्कों की संख्या बराबर है। बॉक्स में 5 रुपए सिक्कों का मूल्य क्या है। तो अब सीधी सी बात है कि चाहे 1 रुपया हो, और चाहे आपके 2 रुपए हो, और चाहे आपके 5 रुपए हो, सभी मूल वर्ग के सिक्के बराबर है। यानी कि हमने मान लिया सबके सिक्कों की संख्या क्या है, एक्स है, तो 1 रुपए की भी एक्स सिक्के, 2 रुपए के भी एक्स सिक्के, 5 रुपए की भी एक्स सिक्के हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो 1 रुपए के एक्स सिक्के प्लस 2 रुपए के एक्स सिक्के प्लस 5 रुपए के एक्स सिक्के हैं, और सबकी वैल्यू कितनी है, 1080 के बराबर है, 1080, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 2 रुपए के अगर मान लीजिए 10 सिक्के हैं तो हमारे 20 रुपए हो गए, तो यही सबकी वैल्यू 1080 बराबर, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। तो 5 2 7 और 1 8, यानी कि 8x बराबर कितना, 1080। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो डिवाइड करना पड़ेगा, कर लो डिवाइड जरा, 1080, तो 8 बन जा 8, 10 में 8 गया 2 आ जाएगा 28, 8 त्रिका 24, 8 में 4 गया कितना आ जाएगा 4, और 8 पन 40, ये पूरा कट गया, ठीक, 135। और जब x की वैल्यू आपकी 135 आ गई है, तो कहने का मतलब क्या है कि 1 रुपए के भी 135 सिक्के, 2 रुपए के भी 135 सिक्के, 5 रुपए के भी 135 सिक्के हैं, ठीक है। तो हमसे चाहे जैसे बॉक्स में 5 रुपए सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है। टोटल तो नहीं पूछा गया, सभी मूल्य संख्या बराबर है, बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों की का मूल्य। अच्छा ओके, फाइंड दी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 5 रुपी कॉइन इन द बॉक्स, ठीक है। वैल्यू पूछी जा रही, तो 135 गुणे 5 करना पड़ेगा, ओके, समझ में आ रहा है। ये है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दबाजी में है, अगर ऑप्शन मिला होता तो पता रहा टिक भी कर चुके होते हैं।
तो क्या हो जाता है, 5 25 कैरी हो जाएगा 2, 13 पंचे 65, 66 67, 675। 675 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहा गया है बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या नहीं पूछी जा रही है, जो अधिकतम कहा जाता है। 5 रुपए के सिक्कों का, बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो मूल्य कितना है कि 1080 में 675 रुपए किसके हैं, 5 रुपए के सिक्कों के। ठीक है, ये है आंसर। ठीक, अगला खत्म होने वाला है। इनइक्वालिटी, ये आपके सामने इक्वेशन है। ठीक है, और कहा गया है पी सी से बड़ा है। देखो SPEC यहाँ है और फिर आपका एक दूसरा स्टेटमेंट है। तो मेन चीज़ है कि P और C तो हमें सामने दिख रहे हैं, तो क्या P C से बड़ा है, तो देखो E और C बराबर हैं। जब E और C बराबर है तो जो रिश्ता P का E से होगा वही रिश्ता P का C से भी होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, P C से बड़ा ही होगा, नहीं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि ये P C के बराबर ही होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि P और C के बीच में इधर और केस चल रहा है। ठीक है, कैसे कि दोनों निष्कर्ष गलत भी हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट P और C और P भी दिख रहे हैं, और P और C के बीच में कितने सिंबल दिख रहे हैं, आपको 2 सिंबल दिख रहे हैं कि P बड़ा भी हो रहा है और P बराबर भी हो सकता है। तो जब ऐसा है तो P C से बड़ा भी हो सकता है, P C के बराबर भी हो सकता है। इस वजह से इधर और केस बन रहा है, और इधर और मतलब क्या, ऑप्शन नंबर यानी सी स्टेटमेंट में आंसर है इधर 1 और 2, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सी स्टेटमेंट में आंसर है, और सी स्टेटमेंट कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो इधर और केस का ये एग्जांपल था। ठीक है, कि पी सी से या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, इसका हम दोनों गलत हैं, और इधर और केस की जो 3 कंडीशन होती हैं वो अप्लाई हो पा रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, सी स्टेटमेंट, इधर और केस। फिर क्या है, सीरीज 5 3 4 10 38, देख लेते हैं क्या है, 5 3 4 10 38 एंड नेक्स्ट इज व्हाट, तो नेक्स्ट इज व्हाट क्या देख लेते हैं। 5 से 3 गुणे 1 माइनस 2 कर दो, गुणे 2 2 ताई 6 माइनस 2 कर दो, गुणे 3 माइनस 2 कर दो। देखो बिल्कुल वही पैटर्न बन रहा है, 4 ताई 12, 12 में 2 घटा दो 10 आ जाएगा। फिर क्या है, गुणे 4 फिर माइनस 2 कर दो, 10 चक 40 माइनस 2। तो देखो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो आगे क्या इंटू 5, और फिर मैं क्या माइनस 2 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 40 कैरी हो जाएगा 4, 5 ताई 15 4 19, 190 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 188। 188 का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर्पल को कुछ ऐसा लिखा गया, देखो आसान क्वेश्चन था। पर्पल यानी कि यहाँ पे इसको 2 से ब्रेक कर दिया, यहाँ भी 2 ब्रेक कर दिए गए हैं, तो पी यू आपका यूपी हो गया है, और आर पी ऐसे ही रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एल ई इंटरचेंज हो गए, ई एल है कि नहीं, वही चीज यहाँ भी आ जाएगी। ऑरेंज कहा जा रहा है तो ORANGE है, तो यानी 2 फॉर्म में अगर हम ब्रेक कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ROAN अपनी ही जगह पे एज इट इज रहेंगे, जैसे कि RP अपनी ही जगह पे थे, और ये क्या हो जाएगा EG। ठीक है, तो ROANEG ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, कोडेड ब्लड रिलेशन फिर आ गया, ब्लड रिलेशन ज़्यादा बन गया इसमें यानी कि। ठीक है, एग्जामिनर का मूड होता है कभी कभी बढ़िया, एक ही चैप्टर से कई ज़्यादा क्वेश्चन बना देता है। चलिए देख लेते हैं। M*N, एस्ट्रिक का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, यानी कि M बहन है। हमको लग रहा है क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया भी है ना। M*N, M N की बहन है, लेकिन अच्छा पूछा कुछ और जा रहा होगा। N*O, O का मतलब क्या कि N O की बहन है, N बहन है किसकी, O की, और O माइनस P, माइनस का मतलब क्या, A B की माँ है, यानी O P की माँ है। O मदर है, किसकी मदर है, P की, P यहाँ आ गए, जनरेशन गैप एक आ गई है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है M का P से क्या रिश्ता है, हाउ इज M रिलेटेड टू P, ये M इस P से किस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। तो सीधी बात है तीनों आपस में बहने बहने हैं,
और P की माँ O है और O की बहन है M, तो माँ की बहन कौन? मौसी। और अगर पूछा जा रहा है M का P से क्या रिश्ता है, तो M P की कौन है? मौसी है। मौसी का मतलब क्या कि मैटरनल आंट, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, तो मैटरनल आंट में आंसर है मौसी। तो ये थे आपके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये पूरा हमारा आंसर की है तो आपने मिला लिया होगा। उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम लोगों ने 95% प्लस स्कोर किए ज़रूर किया होगा। ठीक है, अगर 40 नंबर है कि रीजनिंग है तो हम उम्मीद करते हैं सबके 35 प्लस तो जरूर होने चाहिए। फिलहाल एक स्टैंडर्ड पैरामीटर 38 हमने रखा हुआ है, तो आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो कोशिश करिए कि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन रहें। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन टॉपर्स आपका अपना एप्लीकेशन है, इसको अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए, आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्या क्या चीज़ें इसमें हैं तो आपको पता है यूपीएसआई का कम्बो बैच आपको इसमें अवेलेबल है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, हिंदी, सब कुछ है। पॉलिटी का प्रखर बैच, मैथ्स का आपको यूपी स्पेशल बैच मिल रहा है, टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल रही है और कंप्लीट आपको सब कुछ बहुत डिस्काउंटेड फॉर्म में मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, आपकी सीरियसनेस कितनी है ज़रूरी है। ठीक है, और कुछ चीज़ें बनती है तो बहुत मेहनत से बनती हैं, इस कारण ये है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ मिली है, तो इंडिविजुअली अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, हिंदी के सर ने बहुत बढ़िया चीज़ें आई, आपको रीजनिंग का पूरा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, ज़रूर जाइए और लाभ उठाइए। रीजनिंग अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने ये वीडियोज़ हमारे देख लिए तो यकीन मान लीजिए हर एग्ज़ाम आप क्रैक ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो ज़रूर लाभ, बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, बहुत छोटा सा। ठीक है, आपको बहुत लाभ देगा। कैलकुलेशन पूछे जिनकी भी जो कैलकुलेशन अगर धीमी है, तेजीपना नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो जाइए और बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, ज़रूर आपकी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। जीएस एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2026 हम लोग शुरू हो चुके हैं, तो जब 2026 शुरू हो चुका है तो जीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एसएससी के लिए। तो सर ने बहुत मेहनत से कोर्स बनाया हुआ है, जाइए और ज़रूर लाभ उठाइए इसमें कि आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ कहाँ पर हैं, आपको अपने ऑनलाइन टॉपर्स एप्लीकेशन मिल रही हैं। ये तस्वीरें हैं जो एक मोटिवेशन देती हैं कि हम भी अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो हमारा भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।